वेलकम एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GS का पार्ट 21, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मुंबई को किससे लिया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। देखिए, मुंबई क्या है, मुंबई को 350 वर्ष पहले पुर्तगाली शासकों ने ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश शासक कौन था? चार्ल्स सेकेंड, यानी कि चार्ल्स द्वितीय को क्या था, मुंबई दहेज में दिया गया था। मुंबई दहेज में दिया गया था किसकी शादी के लिए? पुर्तगाल की कैथरीन डी ब्रिगांजा शादी के दौरान दहेज में दिया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? जब भी इस टाइप का प्रश्न आए या ये प्रश्न आए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? पंजाब, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। देखिए, जिन स्टूडेंट को आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। उद्यमी अपने उद्योग प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। उद्यमियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं। देखिए, स्वतंत्र व्यापार के लिए एडम स्मिथ ने परिभाषा दिया है। एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? स्वतंत्र व्यापार को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र व्यापार से आशय व्यापारिक नीति को उस प्रणाली से है जो घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं में कोई अंतर नहीं करती, न तो विदेशी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त कर लगाया जाता है और न ही घरेलू वस्तुओं को कोई विशेष रियायत या सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास की दोनों वस्तु देखने में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष जो होता है, दूरदृष्टि दोष नाम से बिल्कुल उलट होता है। यानी कि जो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसको पास की वस्तु स्पष्ट देखने में दिक्कत होती है, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर की वस्तु देखने में दिक्कत होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। अच्छा, इस रिलेटेड एक प्रश्न और पूछ लेता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है? तो नाम से यह स्पष्ट है, दूरदृष्टि दोष का है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष का है तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस का ग्लास लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? शक्तियों को किसमें निहित किया गया? ये भी प्रश्न में है आपका, ये भी आपका प्रश्न में ही है। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? यानी कि कौन सा शीत महासागर का धारा नहीं है? तो अलगुहास, अलगुहास जो है वो आपका क्या है? शीत महासागर की धारा नहीं है। तो अलगुहास कहाँ की प्रमुख धारा है? हिंद महासागर में बहने वाली प्रमुख धारा है। कहाँ की? हिंद महासागर में बहने वाली प्रमुख धारा है अलगुहास। कह रहे हैं अधोलिखित में कौन शीत महासागर की धारा नहीं है? तो यानी कि कनारिज, ये भी शीत महासागर की धारा है। हमबोल्ट, ये भी आपका शीत महासागर की धारा है। ओयासियो, ये भी आपका शीत महासागर की धारा है। जबकि अलगुहास जो है, अलगुहास जो है वो आपका क्या है? शीत महासागर की धारा नहीं है। तो अलगुहास किस महासागर की धारा है? अलगुहास आपकी हिंद महासागर की प्रमुख धारा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान, पास्कल।
तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है आपकी? फोर्ट्रान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? यानी कि आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर फर्स्ट एड में जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है। पानी में आयोडीन का अवक्षेप, अल्कोहल में आयोडीन का विलयन, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन। तो आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? आयोडीन का जो टिंचर होता है उसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकियान से तात्पर्य है? टैकियान क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैकियान से तात्पर्य है, तो टैकियान आपका क्या है? टैकियान का अर्थ है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले गण लिखा गया है, यहाँ पे कण होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको कण कर लीजिएगा आप लोग। तो टैकियान से तात्पर्य क्या है? टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? एल्युमिनियम का, गैलेना का, चांदी का, जस्ते का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो देखिए हमारा जो संविधान है लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। हमारा जो संविधान है वो लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है, लेकिन सभी राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेंगे। इसका अर्थ है कि अगर प्रधानमंत्री उन्हें करने की सलाह देता है तो वह लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? महबूब उल हक, जगदीश भगवती, जोसेफ स्टिग्लिज, अमर्त्य सेन। तो देखिए मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990। पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। साओ पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। सेंटोस क्या है? एक काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो चतुर्थ आयाम का जो परिचय दिया था वो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए चतुर्थ आयाम होता क्या है? समय, सृष्टि की उत्पत्ति व विकास उसके 3 आयामों में हुई, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 3 चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अर्थात हर के 3 आयाम होते हैं, एक तो 2D और दूसरा आपका 3D। इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा परिभाषित किया गया। अब बात आगे देखिए आइंस्टीन जी की, तो इनसे संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रश्न पूछता है आपका परीक्षा में सापेक्षता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सापेक्षता सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा दिया गया। एक आपका आता है ऊर्जा का समीकरण E=mc², किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। कौन सा? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। आप याद रखिएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1922 में
1922 में इन्हें क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था किसने? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने। जब भी आइंस्टीन जी की बात आए तो आपको 3-4 चीज़ याद रखना है। जो ऊर्जा समीकरण है E=mc² किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन जी के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन के द्वारा। इनको नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया? 1922 में। किसके लिए सम्मानित किया गया? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए। क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। तो देखिए क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वो आपका किसका होता है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। और क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है आपको जानना इंपॉर्टेंट है, Na3Al(F)6। ये आपका होता है क्रायोलाइट का सूत्र। तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अब देखिए बात आ गई एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट वेट होता है जिसका उपयोग वायुयानों में किया जाता है। अब देखिए इसके कितने अयस्क हैं? इसके 3-4 अयस्क हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका जो इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का अयस्क पूछता है आपका बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। दूसरा पूछता है इनका कोरंडम। कोरंडम। तीसरा है फेल्सपार। ये 4 अयस्क एल्युमिनियम के अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो आपका क्रायोलाइट हो गया, दूसरा बॉक्साइट हो गया, तीसरा कोरंडम हो गया, चौथा फेल्सपार हो गया, ठीक है। बॉक्साइट का अगर सूत्र पूछ ले तो क्या होता है? Al2O3.2H2O, 2H2O। अगर कोरंडम की बात करें हम तो कोरंडम का सूत्र क्या होता है? Al2O3। और अगर फेल्सपार की बात करें तो फेल्सपार का फार्मूला क्या होता है? KAlSi3O8। तो आपको एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में इतना याद रखना है कि एल्युमिनियम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके 4 अयस्क हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। उसका दूसरा एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। फिर कोरंडम का क्या होता है? Al2O3। फेल्सपार का फार्मूला क्या होता है? KAlSi3O8। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए दाभोल विद्युत जो परियोजना स्थित है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में आपका स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित विद्युत बोर्ड के साथ 1933 में बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिकी कंपनी एनरॉन और उसकी सहयोगी कंपनी दाभोल पावर कॉरपोरेशन ने 1996 में, कब? 1996 में 3 अरब डॉलर रुपए की लागत से महाराष्ट्र में बिजली परियोजना स्थापित की जिसका नाम था दाभोल विद्युत परियोजना। तो दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अच्छा एक और परियोजना पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कोयना परियोजना। कौन सा परियोजना? कोयना परियोजना कहाँ है? तो कोयना परियोजना भी आपका कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका एक प्रश्न यही से बन जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1923 में, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव थे मोतीलाल। मोतीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? देखिए भारत में क्या है, 17 जून 2015 को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार 2 भारतीय संगठन
दो भारतीय संगठन कौन कौन? एक तो आपका भारतीय सेना, भारतीय सेना, और दूसरा आपका भारतीय रेलवे। विश्व के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक हैं। इनमें लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? 27 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। तो भारतीय सेना तो हमारा कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता आपका है रेलवे, यानी कि जो बहुत से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है वो आपका क्या है देश में? एक तो रेलवे है, दूसरा आपका क्या है? भारतीय सेना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक हैं। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के जो लेखक हैं वो कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। इसी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए सन 2000 में झुम्पा लाहिड़ी को क्या किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहनी राग है दोपहर का, रात्रि का, मध्यरात्रि का, सुबह का, यानी कि जो सोहनी राग है वो गाया जाता है आपका किस काल में? तो सोहनी जो राग है वो आपका गाया जाता है सुबह में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुथेर्निक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, गुथेर्निक नहीं है, गुएर्निका। गुएर्निका एक चित्रकारी है। किसके द्वारा बनाई गई चित्रकारी गुएर्निका है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिकासो की, मधुबनी की, ए एवं बी दोनों की, इनमें से किसी की नहीं। तो गुएर्निका जो पेंटिंग है वो 1937 में पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई एक फेमस पेंटिंग है। अच्छा, इनकी फेमस पेंटिंग अक्सर पूछी जाती है पाब्लो पिकासो की। इनकी पेंटिंग सबसे महंगी बिकती है, तो इनकी पेंटिंग अक्सर पूछी जाती है। इनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है? एक तो आपका धन्यवाद है, दूसरा आपका कोलाज है, तीसरा आपका है दे माइलेज, और चौथा आपका है द वीपिंग ओमेन। द वीपिंग ओमेन, ठीक है, द वीपिंग ओमेन। तो गुएर्निका एक चित्रकारी है। किसकी चित्रकारी है? पाब्लो पिकासो की चित्रकारी है। 1937 में इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर देखिए, सेकंड से कभी कभी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है परीक्षा में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के खाने योग्य भाग है जड़, पत्ती, रूपांतरित तना, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्याज तो सभी लोग खाते होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो नहीं खाते होंगे, मैक्सिमम लोग प्याज खाते हैं। तो प्याज का खाने वाला भाग कौन सा होता है? जड़ तो खाते नहीं आप, पत्ती उसकी खाते हैं लोग। बहुत लोग कहेंगे कि सर प्याज की पत्ती भी खाते हैं। प्याज की पत्ती जब कच्ची होती है तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ खाया जाता है तो खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है आपका? रूपांतरित तना, यानी कि जो उसका तना रूपांतरण होता है प्याज में, उसी को खाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रूपांतरित तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 में किस समय में हुआ था? देखिए एक प्रश्न यहाँ से आपका यहीं तैयार हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1905 में, ठीक है। कब हुआ था? डेट मान लीजिए याद रखना है, तो 19 जुलाई 1905 को। कब? 19 जुलाई 1905 को। एक प्रश्न तो ये हो गया। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ, ये जानना जरूरी है। तो उस समय भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया था? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। एक मुस्लिम बहुल्य प्रांत को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, जिसे बंग भंग के नाम से फेमस किया गया, ठीक है। इसे बंग भंग के नाम से फेमस किया गया, या इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के विरोध में 1908 में, इसी के विरोध में क्या हुआ? इसी के विरोध में 1908 में देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ? 1908 में। संबंधित क्या विषय था इसका? बंगाल विभाजन से रिलेटेड था, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ? 1911 में बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से एक हो गए। तो कब हो गए? 1911 में
बंगाल का विभाजन जो था वो ख़त्म हो गया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। डेट आपसे पूछ ले तो 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। कब समाप्त कर दिया गया? तो 1911 में समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न आपसे पूछता है कि बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो आपका 1908 में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25, डेक्टिलोलॉजी। देखिए, डेक्टिलोलॉजी का अध्ययन सूचित करता है। डेक्टिलोलॉजी का अध्ययन किसको सूचित करता है? शारीरिक विकलांगों के, स्वस्थ व्यक्तियों के, बीमार व्यक्तियों के, मृत व्यक्तियों के। तो जो डेक्टिलोलॉजी है वो शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के अध्ययन को सूचित करता है। इसमें सांकेतिक भाषा में शारीरिक विकलांगों को शिक्षा दी जाती है। तो डेक्टिलोलॉजी अध्ययन सूचित करता है शारीरिक विकलांगों के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।